Hi students, my name is Faiz Sakir. Welcome to the first chapter of your syllabus, the French Revolution. बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको द आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशन पढ़ाऊंगा। मतलब फ्रेंच रिवोल्यूशन की शुरुआत कैसे हुई, उसको हम लोग आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। बच्चों, अगर आपको याद हो तो प्रीवियस वीडियोज में मैंने आपको बताया था कि जब लुई द 16th राजा बना तो उसने पाया कि फ्रांस का खजाना पूरी तरह से खाली है। उसने स्टेट 1 और स्टेट 2 के मेंबर्स से कहा कि देखिए आप टैक्स दीजिए ताकि खजाना को भरा जा सके, लेकिन स्टेट 1 और स्टेट 2 के मेंबर्स ने टैक्स देने से इनकार कर दिया। अब जो है राजा के सामने एक बहुत ही मुश्किल परिस्थिति, मुश्किल हालात जो है पैदा हो गए थे। अब किसी तरह से उसको खजाना भरना था, क्योंकि बगैर खजाना भरे हुए देश को चलाना बहुत मुश्किल था। तो अब उसने डिसाइड किया कि वह स्टेट 3 के लोगों के ऊपर और ज़्यादा टैक्स जो है इम्पोज करेगा। लेकिन इसमें एक दिक्कत थी। दिक्कत ये थी कि बगैर स्टेट जनरल्स की मीटिंग बुलाए हुए आप टैक्स इम्पोज नहीं कर सकते थे। तो चलिए देखते हैं कि उसके बाद क्या होता है। इन 1789 Louis XVI called together an assembly of the States General to pass proposals of new taxes। कहता है क्या कि 1789 में लुई द 16th ने असेंबली बुलाई। किसकी असेंबली बुलाई बच्चों? स्टेट्स जनरल की। किस लिए असेंबली इसलिए बुलाई गई थी ताकि जो लुई द 16th चाहता था कि और टैक्स बढ़ा दिया जाए, तो उसको बढ़ाने के लिए असेंबली बुलाई गई स्टेट्स जनरल की। उस जमाने में रूल था कि बगैर स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाए हुए आप नया टैक्स इम्पोज नहीं कर सकते हैं। तो कहता है क्या कि 300 रिप्रेजेंटेटिव स्टेट 1 और स्टेट 2 ने भेजा था। 600 रिप्रेजेंटेटिव जो है वह स्टेट 3 के थे। तो जो बैठने का सिस्टम जो था वह बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी था। स्टेट 1 और स्टेट 2 के मेंबर्स आमने सामने बैठ गए और स्टेट 3 के जो 600 मेंबर्स जो थे उनको खड़े रहना पड़ा। इन द पास्ट वोटिंग वाज कंडक्टेड ऑन द नोशन दैट ईच स्टेट एज अ होल हैड वन वोट। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कहता है कि पुराने जमाने में जब स्टेट्स जनरल की जब मीटिंग होती थी तो उसमें रूल ये होता था, जो वोटिंग का रूल था वो ये था कि जो है एज अ होल जो है, जैसे मान लीजिए कि स्टेट 1, स्टेट 2 और स्टेट 3 है, तो स्टेट 1 के चाहे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हों, स्टेट 2 के चाहे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हों, स्टेट 3 के चाहे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हों, सबके एज अ होल कम्युनिटी जो है उनके पास वोट जो है वो 1 होगा। जैसे स्टेट 1 के पास भले ही 300 रिप्रेजेंटेटिव्स हों, उनके पास भी वोट एक ही वोट होगा। स्टेट 2 के पास 300 रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनके पास भी एक ही वोट होगा। और स्टेट 3 के पास भले ही 600 रिप्रेजेंटेटिव्स हों, लेकिन उनके पास भी वोट एक होगा। अब देखिए, स्टेट 1 और स्टेट 2 के लोग तो टैक्स देते ही नहीं थे, तो वह क्यों नहीं चाहेंगे कि टैक्स बढ़ाया जाए। तो जो है जो स्टेट 3 के जो मेंबर्स जो थे उन्होंने कहा कि देखिए भैया, जो है टैक्स का प्रपोजल का बात तो अभी दूर है। सबसे पहले जो वोटिंग जो होनी चाहिए वह, जो रूसों ने हम लोगों को बताया है कि हर इंसान आज़ाद पैदा होता है और सब किसी को आज़ादी और बराबरी के साथ रहने का हक है, मतलब इक्वल वोटिंग राइट होना चाहिए। टैक्स की बात तो भी दूर की बात है, मतलब इक्वल वोटिंग राइट हम लोगों को चाहिए। राजा चाहता था कि नहीं, स्टेट 1 के पास एक वोट, स्टेट 2 के पास एक वोट और स्टेट 3 के पास एक वोट। मतलब पुराने ज़माने में जिस तरह से वोटिंग होता था उसी तरह से वोटिंग हो। लेकिन आप देखेंगे कि स्टेट 3 के मेंबर्स जो थे वो इस चीज़ पर अड़ गए। उन्होंने कहा कि नहीं, हमको इक्वल वोटिंग राइट चाहिए। मतलब स्टेट 1 और स्टेट 2 के पास 600 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं तो उनके पास 600 वोट हो, हमारे पास 600 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं तो हमारे पास भी 600 वोट हो। राजा ने इस चीज को मानने से इनकार कर दिया। दिस वाज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स बाय रूसो रिटेन इन द बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। कहता है कि थर्ड स्टेट के लोग जिस सिद्धांत की बात कर रहे थे, जिस लोकतांत्रिक सिद्धांत की बात कर रहे थे, ये रूसो के द्वारा दिया गया था। उसने अपनी किताब सोशल कॉन्ट्रैक्ट में यह लिखा था कि तमाम लोगों को इक्वल जो है वोटिंग राइट होना चाहिए।
मैंने आपको बताया था कि नेपोलियन ने एक बार कहा था कि अगर रूसो नहीं होता तो फ्रांस की क्रांति नहीं होती। कहा जाता है कि शिक्षा जो है क्रांति की जनक है। तो आप देखेंगे कि रूसो ने जो फ्रांस के लोगों के जहन में जो ये बैठाया कि तमाम लोग बराबर हैं और सब किसी को बराबरी के साथ जिंदा रहने का हक है, यह फ्रांस के क्रांति की जो है वहीं से जो है आप देखेंगे कि नींव पड़ी। When their proposal was rejected by the king, the members of the third estate walked out of the assembly in protest. कहता है कि जब राजा ने थर्ड स्टेट के लोगों के बात को मानने से इनकार कर दिया, जब थर्ड स्टेट के लोगों ने कहा था कि इक्वल वोटिंग राइट होना चाहिए था, लेकिन राजा ने मानने से इनकार कर दिया, तो थर्ड स्टेट के मेंबर्स जो थे वह असेंबली का उन्होंने बाइकआउट कर दिया और वहां से वह बाहर निकले। द थर्ड स्टेट डिक्लेयर्ड देमसेल्फ एज द नेशनल असेंबली। अब देखेंगे ये थर्ड स्टेट के लोग जब वहां से बाहर निकले तो ये लोग टेनिस कोर्ट गए। अब सोचते होइएगा कि टेनिस कोर्ट देखेंगे वर्साइल पैलेस में एक जगह था, तो वहां पे वो लोग टेनिस खेलने नहीं गए थे, बल्कि वो लोग वहां पर जमा हुए, वहां पर गए, इकट्ठा हुए और उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो फ्रांस का एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो कहता है क्या, द थर्ड स्टेट डिक्लेयर्ड देमसेल्फ एज द नेशनल असेंबली। कहता है क्या थर्ड स्टेट ने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। नेशनल असेंबली जो फ्रांस का जो पार्लियामेंट जो है उसको नेशनल असेंबली कहते हैं। मतलब उन्होंने अपने आप को ही पार्लियामेंट घोषित कर दिया। उन्होंने ये घोषित कर दिया कि जो 600 मेंबर्स जो हैं वही थर्ड स्टेट्स की आवाज है। तो उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया एंड ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस, और फ्रांस के संविधान का एक मसौदा तैयार किया विच लिमिटेड द पावर्स ऑफ द मोनार्क, जिसने राजा के पावर को बहुत हद तक कम कर दिया। मतलब कहने का मतलब है कि फ्रांस जो है वह एब्सोल्यूट मोनार्की से एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की तरफ बढ़ने लगा। लुई द 16th, आफ्टर फेसिंग द रिवॉल्टिंग सब्जेक्ट्स, रिकॉग्नाइज्ड द नेशनल असेंबली एंड also accepted that his powers should be checked by the constitution। कहता है कि लुई द 16 ने जब देखा कि फ्रांस की तमाम जनता जो है उसके खिलाफ हो गई है, जो है रिवॉल्ट कर रही है, तो उसने नेशनल असेंबली के प्रपोजल्स को मान लिया। मतलब मान लिया कि फ्रांस में एक पार्लियामेंट होगा, एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा और राजा को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चलना होगा। और तो बच्चों ये जो है वह हमने पढ़ा अभी तक कि जो है फ्रांस में क्रांति किस तरह से हुई। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ्रांस किस तरह से रिपब्लिक बना। तब तक आप अपना ख्याल रहिए, हेल्दी रहिए, घर से बाहर ज़्यादा नहीं निकलिए, बहुत ज़रूरी हो तभी निकलिए। डेट्स ऑल, थैंक यू।